हेलो एवरीबॉडी, हमने ABC 2 का एक पार्ट कर लिया है जो कि फिनोल था। फिनोल की हमने प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में उसका लैब टेस्ट कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम एनिलीन शुरू करेंगे। एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर जैसा आपकी हमको पता है कैसा होता है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर हम NH2 का ग्रुप लगाते हैं। सो दिस इज़ एनिलीन, इसको एनिलीन कहते हैं। ठीक है, एनिलीन की आज हम प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रिपरेशंस ऑफ एनिलीन, तो इसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं प्रिपरेशन करने के इसके। ठीक है, प्रिपरेशंस के हमारे पास इसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हम रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन, अब जैसे रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेटल के साथ कर सकते हैं या सीधा हम हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम रिडक्शन बाय मेटल्स की बात कर रहे हैं। रिडक्शन बाय मेटल्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाइट्रोबेंजीन लेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर NO2 का ग्रुप लगाएंगे। देखो रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा तो हमें एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के साथ हमने रिएक्शन कराना है किसी मेटल का, साथ में उसके साथ हम एक एसिड ले लेंगे। ठीक है, मेटल लेना है, एसिड लेना है। अब ये मेटल कुछ भी हो सकता है, मेटल में भी आयरन में भी टिन, ठीक है, एसिड में भी HCl वगैरह। ठीक है, तो मेटल और एसिड के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे NH2 यानी कि एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा रिएक्शन दे रखा हो, नाइट्रोबेंजीन है, इसके साथ आयरन दे रखा हो, HCl दे रखा हो, ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे आयरन और HCl है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होते ही यहाँ पे हमें एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, NH2। ठीक है, ये तो पहला प्रिपरेशन था जिसमें हम मेटल के साथ इसका रिडक्शन कर रहे थे। अब दूसरा तरीका और क्या है रिडक्शन करने का, जो सिंपली हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, तो सीधा हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो पहले जैसे हम एल्कीन और एल्काइन की प्रिपरेशन, एल्केन एल्कीन की प्रिपरेशंस में जब करते आए हैं तो उसमें क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन जब ऐड कर रहे थे तो उसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे थे, ध्यान होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा हमारा रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। सिंपल हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन किया सीधा हाइड्रोजन के साथ। हम कोई कैटलिस्ट ले रहे हैं, कैटलिस्ट क्या थे इसमें, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, इन तीनों के प्रेजेंस में हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन निकल जाएगा और हमें यहाँ पे एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे रिडक्शन के, रिडक्शन बाय मेटल्स और दूसरा है रिडक्शन बाय सीधा हाइड्रोजन के साथ। अब तीसरा जो प्रिपरेशन है वो एक नेमिंग रिएक्शन है, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। थर्ड प्रिपरेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं अमाइड के साथ, अमाइड ग्रुप CONH2 वाले ग्रुप के साथ। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, RCONH2, हम कोई अमाइड का ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, दिस R क्या क्या हो सकता है, R कैन बी एल्काइल ग्रुप और इट मे बी एरोमेटिक, या हम कह सकते हैं कि साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, अमाइड का ग्रुप ले रहे हैं, इसके साथ हम ब्रोमीन ऐड करेंगे, ब्रोमीन के साथ हम NaOH भी ऐड करेंगे। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है तो ब्रोमीन यूज़ होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है उसमें एक कार्बन लेस मिलेगा उस पर्टिकुलर अमाइड से। तो होता क्या है, ये C डबल बॉन्ड को हमें हटा देना है, बचा क्या हमारे पास, RNH2, ये हमारा अमीन हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट साथ में क्या मिलेगा, Na2CO3, ये कार्बन CO3 बाहर आ गया और साथ में हमें NaBr मिल जाएगा।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें 1 डिग्री अमीन्स ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन किसके लिए है, अमाइड से अमीन्स बनाने के लिए, या कहें प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रोमीन और NaOH यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी फेमस रेमिक रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर। लेटर से हमें ऐसा दे रखा है, ठीक है, इसका हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये रिएक्शन दे रखा है, ब्रोमीन और NaOH डालना है। तो हमें यहाँ पे जो अमीन मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग लगा दो, ऊपर NH2 लगा दो, हमें ये C डबल बॉन्ड हटा देना है। तो हमें यहाँ पे एनिलीन मिल गया, ठीक है, प्लस हमें एक्स्ट्रा जो एंड में मिलेगा Na2CO3 और NaBr वगैरह वो अलग से मिलेगा। हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे अगर हमारे पास CH3 CH2 CONH2 होता, हम उसका डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन के बाद हमें ये C डबल बॉन्ड O हमारा हट जाएगा और हमें मिलेगा क्या, CH3 CH2 NH2, साथ में अलग अलग Na2CO3 और NaBr, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ नॉट ओनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, बट इसको हम और भी प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक स्पेशल रिएक्शन आता है। स्पेशल रिएक्शन में हम सेलेक्टिव रिडक्शन की बात करेंगे, एक अलग से रिएक्शन लिखेंगे हम। स्पेशल रिएक्शन है अलग से, ये प्रिपरेशन में नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं है, अलग से रिएक्शन बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हमारे पास 2 NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, ठीक है, और हमें सिर्फ एक ही जगह पे हाइड्रोजन लगाना है, या तो हम क्या करें, सीधा ही रिडक्शन करा दें मेटल के साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो दोनों ही NH2 बन जाएंगे। लेकिन अगर हमें रिंग में सिर्फ एक ही नाइट्रोजन को, फॉर एग्जांपल इस वाले NO2 को ही NH2 में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे प्रोसेस को हम सेलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन मतलब कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें क्या चीज़ रिड्यूस करनी है, ठीक है। पहली बात तो इस प्रोसेस को कहेंगे सेलेक्टिव रिडक्शन, और यूज़ क्या करेंगे यहाँ पे, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड का ग्रुप यूज़ करेंगे। अमोनियम सल्फाइड का ग्रुप यूज़ करते ही इन दोनों में से कोई एक ही NH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सपोज ये तो NO2 ही रह गया और ये NH2 बन गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रिडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही NO2 का ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रिपरेशंस हो गई, एक स्पेशल रिएक्शन देख लिया। इसके बाद हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। केमिकल रिएक्शंस पे, तो केमिकल रिएक्शंस में हमें बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन मिलेंगी। एक दो नेमिंग रिएक्शन, पहले तो हम शुरू करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से। सैंडमेयर रिएक्शन, ओके। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे तुम्हारी जो शीट होगी उसमें क्या दे रखा है कि बीच में डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट के अगल बगल हमें ऐसे एरोज बने हुए दिखेंगे, अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो वहाँ पे 3 सैंडमेयर की रिएक्शन दे रखी हैं, जैसे 2 गैटमैन की रिएक्शंस दे रखी हैं। तो मैं उसको एक ही साथ कंपाइल करके लिख रही हूँ, ठीक है। अब जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, वो किससे रिएक्ट हो रही हैं, वो हो रही है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। और हम पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन फिनोल में पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर याद दिला दूँ, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हम कैसे कर रहे थे। पहली बात तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कुछ ऐसा दिखता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक है। इसको मैंने एक चीज़ बताई थी उस टाइम पे कि ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको हम ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही बनता है
और थोड़े ही टाइम के लिए स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसको जैसे ही बनाएं वैसे ही यूज़ करना है, इसको स्टोर नहीं कर सकते, और ये कम टेम्परेचर पे ही बनेगा, ठीक है। बन किससे रहा था? सॉल्ट, बेंजीन, डायज़ोनियम सॉल्ट हम बना रहे थे एनिलीन से, ऐसे लिख देते हैं, ये एनिलीन है, एनिलीन से हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में बना रहे थे? NaNO2, HCl, और फर्दर हम क्या कर रहे थे, इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे थे। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत कम टेम्परेचर, अराउंड 273 से 278 केल्विन्स कह दें, या 0 to 5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कह दें। तो इस टेम्परेचर पे ही बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कुछ सेकेंड्स के लिए ही स्टेबल रहता है, ठीक है। तो उसी टाइम पे हमें इसको यूज़ कर लेना है। तो इसको हम फ्रेश प्रिपेयर करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे फर्दर केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करेंगे। तो आपकी शीट में कैसा दे रखा होगा, बीच में बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है और एरोज देके अलग अलग दे रखे हैं। मैं एक ही साथ सारे रिएक्शन, जितने नेमिंग रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, उसके जितने भी 2-3 रिएक्शन है उसको साथ में ही लिख दूंगी, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इधर जो हम जिससे ये रिएक्शन कर रहे हैं वो है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मतलब कि N2Cl लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, N ट्रिपल बॉन्ड N बार बार लिखने की जरूरत नहीं, N2Cl, ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है। इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन का। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जितने भी जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट अस से सबसे पहले हम बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ करेंगे, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, HCl यूज़ करेंगे। क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, HCl यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में क्यूप्रस क्लोराइड और HCl डालते ही हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। सिमिलरली हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में Cu2Br2 डालें, क्यूप्रस ब्रोमाइड डालें और साथ में HBr ले लें, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है। एक और रिएक्शन आती है सैंडमेयर में, हम यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट लेंगे और इसको हम रिएक्ट कराएंगे Cu2CN2 और HCN से। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आके CN वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें मिल गया बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है, सिंपली। तो हमने 3 यहाँ पे रिएक्शंस देखे सैंडमेयर के, इन तीनों को सैंडमेयर रिएक्शंस ही कहते हैं, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन पहले तो हमने क्लोरोबेंजीन बनाने में काम लिया, फिर ब्रोमोबेंजीन और फिर बेंजीन नाइट्राइल बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम गैटमैन रिएक्शन करेंगे। अब गैटमैन रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम ही बनाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है वो मेथड, तो उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे गैटमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, तो गैटरमैन रिएक्शन जो है उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, सिर्फ कॉपर डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे वहाँ पे क्या किया था, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड डाला था, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे, सीधा कॉपर डालेंगे, ठीक है। कॉपर डाला, कॉपर के साथ हमने साथ में डाल दिया, जैसे हमें क्लोरीन डालना है तो हम HCl डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, सीधा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कॉपर के साथ HBr डाल दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर लेना है, उसके साथ एसिड लेना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर वही एसिड लेने से क्लोरीन ऐड करना है तो HCl वाला एसिड लेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो HBr वाला एसिड लेंगे। तो ये दोनों रिएक्शंस गैटमैन रिएक्शन में आती हैं। तो अभी तक हमने 5 रिएक्शंस पढ़ी हैं, 3 सैंडमेयर में पढ़ी और 2 हमने गैटमैन में पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, हमने क्लोरीन और ब्रोमीन
से तो रिएक्शन करवा दिया, मतलब हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन तो कर दिया। अब बाकी जो फ्लोरीन और आयोडीन बचा है उनके साथ भी रिएक्शंस देख लेते हैं। अब केमिकल जो नेमिंग रिएक्शन थी वो यही थी। अब नेक्स्ट हम सिंपली रिएक्शंस ही लिखते जाएंगे। सपोज हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, नेक्स्ट थर्ड लिख देते हैं नंबर, हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना है आयोडोबेंजीन। आयोडीन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो सीधा हम क्या यूज़ कर लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। सीधा KI को यूज़ किया, पोटेशियम आयोडाइड को, सीधा हमें आयोडोबेंजीन मिल गया। ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, कोई एसिड वगैरह यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना है, अगर हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, सिंपल हमें फ्लोरोबोरिक एसिड यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। साथ में इसको हीट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें हमें फ्लोरीन मिल गया। हाँ, एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है, अगर ये भी जो भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अभी हमने क्या बताया कि ये बहुत ही अनस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर रिएक्शन में, खैर मैंने लिखा नहीं है बट दैट डज नॉट मैटर, यहाँ पे जो N2 वाली जो गैस है वो रिलीज होती जाएगी। ठीक है, तभी ये मॉलिक्यूल टूटेगा और हमें यहाँ पे आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन जैसी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जब हम HbF4 यूज़ कर रहे थे, ठीक है, HbF4 के साथ हमने NaNO2 भी यूज़ कर लिया, NaNO2 यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने कॉपर का पाउडर यूज़ कर लिया, NaNO2 और कॉपर पाउडर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे जो हमें रिएक्शन मिलेगा, इससे हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। तो अब सिर्फ अगर HbF4 यूज़ होता तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन मिल रहा था, और यहाँ पे HbF4 के साथ अगर हमने कॉपर पाउडर ले लिया और NaNO2 को ले लिया है तो यहाँ पे हमें नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है। तो ये रिएक्शंस हमें याद रखनी है। ठीक है, तो HbF4 के साथ हमारी 2 रिएक्शंस हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो हमें ईजी हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें याद रखनी है इन चीज़ों को। हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन वगैरह चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बनाया। अब एक रिएक्शन ऐसी है जिससे हम बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड डाला है। कौन सा एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। H3PO4 इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड डालते ही हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। साथ में N2 गैस जो रिलीज हो रही है, और यहाँ पे जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है उसका फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, मतलब कि H3PO4 बन जाएगा, और साथ में हमें HCl मिल जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ कर रहे हैं तो हमें बेंजीन मिलेगा। ठीक है, N2 गैस मिलेगी, और यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरस एसिड। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें हम बेंजीन बना पा रहे हैं। एक और रिएक्शन है जिसमें हम बेंजीन बनाएंगे, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को C2H5OH यानी कि इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा दें, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते ही हमें यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं, टोटल 7 रिएक्शंस हैं, जिसमें से सैंडमेयर पहली थी। सैंडमेयर में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी, जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल बनाया। फिर हमने गैटमैन रिएक्शन में ऐसे ही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया। फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन पे आए हम, जिसमें हमने आयोडोबेंजीन बनाया पोटेशियम आयोडाइड डालते ही। फिर हमने फोर्थ रिएक्शन ये किया जिसमें हमने फ्लोरोबेंजीन बनाया HbF4 से। फिर अगर हमने HbF4 के साथ NaNO2, ठीक है, और NaNO2 के साथ हमने कॉपर पाउडर भी डाल दिया तो हमें यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मिल रहा था। ये रिएक्शन था।
नेक्स्ट रिएक्शन हमने किया जिसमें हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं। तो बेंजीन बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज़ कर लें या फिर इथेनॉल यूज़ कर लें। अगर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज़ कर रहे हैं हमें बेंजीन तो मिल रहा है, साथ में हमें फॉस्फोरस एसिड भी मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली बेंजीन मिल रहा है। तो ये थी कुछ केमिकल रिएक्शंस एनिलीन की। इसके बाद प्रिपरेशन हो गया है, केमिकल रिएक्शंस हो गई है, अब हम आते हैं इसके लैब टेस्ट पे। तो इसके भी हम 3 लैब टेस्ट की बात करेंगे। फिनोल के जैसे हमने 2 लैब टेस्ट कल पढ़े थे, तो अब हम एनिलीन की बात करेंगे। एनिलीन के लैब टेस्ट 3 होते हैं, 3 लैब टेस्ट ठीक है। तो अगर हम एनिलीन के पहले लैब टेस्ट की बात करें तो इसको हम कहते हैं एजोडाई टेस्ट। इट इज कॉल्ड एजोडाई टेस्ट। एजो ग्रुप क्या होता है? एजो ग्रुप इज N डबल बॉन्ड N का ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है। तो एजोडाई टेस्ट का मतलब क्या है बता देती हूँ। अगर हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एजो ग्रुप मिल जाता है तो एजो ग्रुप का एक पर्टिकुलर कलर होता है, कलर की इंटेंसिटी काफ़ी होती है उसकी, और क्योंकि वो डाई जैसा कलर दिखता है इसलिए हम इसको एजोडाई टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एजो ग्रुप अगर उस पर्टिकुलर कंपाउंड में पाया जाएगा इसीलिए हम इसको बोलेंगे एजोडाई टेस्ट है, ठीक है। तो अगर पहले हम क्या करें, हम एनिलीन ले लेते हैं, ठीक है। सबको पता होना चाहिए बीटा नैप्थोल क्या है, ठीक है। तो बीटा नैप्थोल हम इसमें ऐड करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बना लिया। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कुछ ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया है। क्या यूज़ किया हुआ है यहाँ पे NaNO2 HCl और यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसके हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्दर बीटा नैप्थोल ऐड करेंगे। हमने इसमें बीटा नैप्थोल ऐड किया। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का pH हमने रखा 8 से 10 का, मतलब बेसिक में रखेंगे इसको, ठीक है। pH इसका कम है, हम यहाँ पे साथ में NaOH यूज़ कर सकते हैं। NaOH साथ में यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, बीटा नैप्थोल के अल्फा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन है बीटा नैप्थोल का, यहाँ पे जाके डाइजोनियम सॉल्ट लग जाएगा। मतलब कि बना देते हैं इसको, ये बीटा नैप्थोल है, ठीक है। इसके अल्फा पोजीशन, मतलब कि ये अल्फा पोजीशन था, इस पे जाके डाइजोनियम सॉल्ट जो था उसका नाइट्रोजन यहाँ से जाके जुड़ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक एजो ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो एजो ग्रुप मिलते ही ये जो कंपाउंड है ये हमें ऑरेंज कलर का, ऑरेंजिश रेड बोल दो तो ऑरेंजिश रेड लिख देते हैं, ऑरेंजिश रेड डाई का कलर हमें मिल जाएगा। तो अगर हमें इस पूरे रिएक्शन के बाद ऑरेंजिश रेड कलर मिल जाता है, मतलब कि शुरू में हमने एनिलीन ही लिया था, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एजोडाई टेस्ट। एजो का मतलब सबको समझ आ गया। डाई टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो डाई बनेगी एंड में, ये जो कलर आ रहा है ये डाई का कलर आता है, ऑरेंजिश रेड कलर आता है। यूज़ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम यूज़ कर रहे हैं बीटा नैप्थोल, लेकिन उसके पहले हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसमें हम बीटा नैप्थोल को रिएक्ट करा रहे हैं एट अ pH ऑफ 8 to 10, यानी कि हमें बेसिक मीडियम में ही इस चीज़ को रखना है। तो अभी हमने NaOH लिया है, NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम इसका pH 8 से 10 रख सकते हैं, ठीक है। ओके, एजोडाई टेस्ट के बाद हम बात करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की। तो ये टेस्ट जो था ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट, ये फिनोल ने भी दिया था, अगर याद हो पिछले अभी हमने यूज़ किया था इसको। तो हमने पहले ये पढ़ लिया था टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में कि फिनोल और एनिलीन दोनों ही ब्रोमीन वाटर का टेस्ट देते हैं। फिनोल में जो बन रहा था वाइट प्रेसिपिटेट, वही सेम वाइट प्रेसिपिटेट हमें एनिलीन में भी मिलेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द सेकेंड लैब टेस्ट। सेकेंड लैब टेस्ट हम लिखेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो एनिलीन है उसका रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करा देंगे।
तो ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट कराते ही जब हमने फिनोल में पढ़ा था तो यहाँ पे क्या हुआ था, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे जाके ब्रोमीन ऐड हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे एनिलीन के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे, दोनों ऑर्थो पोजिशंस हैं और नीचे वाली जो पैरा पोजिशन है, इन तीनों पे जाके ब्रोमीन ऐड हो गया, ठीक है। तो ये जो बना है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं कि इसका हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ में HBr अलग से मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ब्रोमीन वाटर डालते ही वाइट प्रेसिपिटेट जैसा कुछ मिल जाता है, मतलब कि वहाँ पे एनिलीन प्रेजेंट हो सकता है। अभी 100% नहीं कह सकते क्योंकि अनसैचुरेशन का टेस्ट में आता है, तो फिनोल भी प्रेजेंट हो सकता है, एनिलीन भी प्रेजेंट हो सकता है, अनसैचुरेशन भी किसी तरह की प्रेजेंट हो सकती है, बट स्टिल हम ये बता सकते हैं कि इनमें से ही कुछ है, ठीक है। फर्दर अगर हमें एनिलीन का टेस्ट करना हो ब्रोमीन वाटर के बाद, तो हम या तो एजोडाइट टेस्ट करते हैं या तो हम थर्ड टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हमें पता चल गए। एजोडाइट टेस्ट वो सिर्फ एनिलीन के लिए ही होता है और ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये भी एनिलीन देता है, लेकिन बेसिकली ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का है, ठीक है। थर्ड टेस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बेलामीन टेस्ट। थर्ड टेस्ट है कार्बेलामीन टेस्ट। जो कार्बेलामीन टेस्ट है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं। अब प्राइमरी अमीन्स एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही देंगे, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे कि ये है फॉर प्राइमरी अमीन्स। तो एक चीज़ और है, अगर हमें प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स से हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम ये वाला टेस्ट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन्स दे पा रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बेलामीन टेस्ट जो है वो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देंगे और इनको हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अगर हमारे पास जर्नल रिएक्शन लिख देती हूँ, RNH2 कोई प्राइमरी अमीन है, दिस R कैन बी अ फिनाइल ग्रुप और इट मे बी एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ हम क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हैं CHCl3 और इसके साथ हम एक बेस यूज़ कर रहे हैं जो कि है KOH। जैसे ही हमने क्लोरोफॉर्म और KOH डाला वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे RNC का प्रोडक्ट मिलेगा। RNC क्या है, अब CN क्या था, साइनाइड ग्रुप था, तो NC क्या होगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे ही हमें आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलेगा वहाँ पे क्या होता है, और साथ में प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, पहले KCl और H2O बनता है, ठीक है। जैसे ही हमें आइसोसाइनाइड का ग्रुप मिलेगा वैसे ही उसमें से एक बहुत ही फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाएगी। तो अगर ये रिएक्शन के बाद हमें एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लग जाती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड जैसा ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि ये रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया और इसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप बन गया है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और कैसे पता चलेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, इसकी फाउल स्मेल है, उससे जब हमें पता चल गया कि वहाँ पे आइसोसाइनाइड ग्रुप हमें मिल गया है तो हम बता देंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड प्राइमरी अमीन था। अब हम ये नहीं बता पाएंगे एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, क्योंकि दोनों ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये बता पाएंगे कि वो प्राइमरी अमीन्स है। इसको हम डिस्टिंग्विश करने के काम में ला सकते हैं सेकेंडरी और टर्शरी से, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज हमने एनिलीन ही ले लिया, इसमें हमने वही CHCl3 और KOH का रिएक्शन कराया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ NC वाला ग्रुप आके लग जाएगा। जैसे ही NC वाला ग्रुप लगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप, इसकी बहुत ही फाउल स्मेल आने वाली है, फाउल स्मेल आएगी। फाउल स्मेल आते ही हमें पता चल जाएगा आइसोसाइनाइड का ग्रुप बन गया है, मतलब कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये रिएक्शन कंप्लीट होते ही हम कह देंगे यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमीन प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास लैब टेस्ट थे एनिलीन के। हमने देखा पहला लैब टेस्ट था एजोडाइट टेस्ट का, वो तो सारे ही अमीन्स दे रहे थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सभी तरह के अमीन्स लैब टेस्ट दे पा रहे हैं। दूसरा हमने देखा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, वो फिनोल भी वही काम करता है, एनिलीन भी वही काम करता है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी रखोगे तो भी वो वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो हम ये बता सकते हैं अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो इट माइट बी फिनोल, इट माइट बी एनिलीन और इट माइट बी एनी अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट एनिलीन दे रहा है तो हमने इसके अंडर पढ़ लिया है।
थर्ड टेस्ट की हम बात करते हैं कार्बोलामीन टेस्ट की। कार्बोलामीन टेस्ट में हमने क्या पढ़ा, आइसोसाइनाइड ग्रुप जैसे ही बनता है उसकी फाउल स्मेल, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बोलामीन टेस्ट है ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं। प्राइमरी अमीन्स एरोमेटिक हो सकते हैं, एलिफैटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर अमीन प्राइमरी है या सेकेंडरी टर्शियरी में से कोई है, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट अमीन्स दे पा रहे हैं, प्राइमरी अमीन्स दे रहे हैं, तो हम उनको डिस्टिंग्विश करने के काम में ला सकते हैं। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सारे अमीन्स ये टेस्ट दें, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स टेस्ट देंगे, ठीक है। तो हमने एनिलीन का यहाँ पे चैप्टर ख़त्म कर दिया है। हमारा यहाँ पे ABC2 ख़त्म हो गया है फिनोल एनिलीन के साथ। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ABC3 और 4, वो हम थोड़े बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से।